In this lecture, we are going to discuss about the compound interest. Now, let's move on to the compound interest by using simple interest concept. ठीक है, ये आप हो, ये बैंक है, 0 पॉइंट पे आपने बैंक को 1000 रुपए दिए, दे दिए, चलो ठीक है। बैंक आपको 10% इंटरेस्ट देगा पर एनम, ठीक है। तो एक साल बाद आपको, मान लो आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, वो एक साल बाद आपको 100 रुपए मिलेंगे। बैंक के आपके पास, सॉरी, आपके बैंक के पास कितने रुपए पड़े हुए हैं? 1000। स्टार्टिंग में 1000 दिया, बैंक ने साल भर आपका पैसा यूज किया, इसलिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। सपोज दिस इज द बैंक एंड यू आर द इन्वेस्टर। आपने मुझे 1000 रुपए दिया, मैंने आपको 10% से 100 रुपए दिए, क्योंकि साल भर मैंने आपका पैसा यूज किया, 100 रुपए दे दिए। सेकंड ईयर में आप, मेरे पास आपका कितना पैसा पड़ा है? अभी भी 1000 रुपए ही पड़ा हुआ है। तो सेकंड ईयर में मैं 1000 पे 10% दूंगा, दैट गोज टू 100 रुपए। थर्ड ईयर में भी मैं आपको 100 रुपए दूंगा, क्योंकि थर्ड ईयर में भी मैं आपका सिर्फ 1000 रुपए यूज कर रहा हूं, फिर मैं सेम यूज कर रहा हूं, फिर मैं सेम यूज कर रहा हूं। ये हो गई एक कहानी। मैं अब लेता हूं दूसरी कहानी। ये आप हो और ये मेरी कंपनी, दैट इज बैंक, ठीक है। सेम सिचुएशन ले रहे हैं, ध्यान देंगे। 1 2 3 4 5। आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है। एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। लेकिन अब क्या है ना, ये री इन्वेस्टमेंट वाला केस है, ये कंपाउंडिंग वाला केस है। इसका मतलब आपको पैसे हर साल नहीं मिलेंगे। आप यहां इन्वेस्ट करोगे और आपको पैसे सीधे 5वें साल मिलेंगे, ठीक है। आपने 1000 रुपए दिए, एक साल मैंने, बैंक ने आपका 1000 रुपए यूज किया, तो उस पर कितना देना बनता है? 100 रुपए, ठीक है। ये 100 रुपए देना बनता है। क्या मैंने आपको पैसे दिए? नहीं दिए। यहां पे पैसा आया था आपके पास में, मैंने आपको पैसे नहीं दिए, तो वो पैसे किसके पास पड़े हुए? मेरे पास पड़े हुए। तो इंटरेस्ट कितना पड़ा हुआ है आपका मेरे पास? 100 रुपए। प्रिंसिपल कितना पड़ा हुआ है? 1000 रुपए। तो अब मेरे पास कितना? 1100 रुपए पड़ा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब 1100 रुपए को मैं आप यूज कर रहा हूं दूसरे साल, तो 1100 पे 10% बनता है। ध्यान दो। अब मैं 1000 पे, मैं बैंक 1000 पे इंटरेस्ट नहीं देगी, क्योंकि बैंक ने आपका 1100 यूज किया नेक्स्ट ईयर का। इस केस में तो पैसा आ जा रहा था, तो अगले साल सिर्फ 1000 ही यूज कर पा रहे थे। इस केस में 1100 यूज कर पा रहे, तो 1100 पे इंटरेस्ट बनता है 10% का 110 रुपए। और पुराना कितना अमाउंट है? 1100 रुपए। तो टोटल हो गया 1210 रुपए। क्या आपको 110 रुपए सेकंड ईयर में मिले थे? नहीं मिले। तो थर्ड ईयर, अच्छा सेकंड ईयर में फिर वो पूरा का पूरा पैसा जो 1210 है वो मेरे पास ही पड़ा हुआ है, बैंक के पास में। तो बैंक थर्ड ईयर में कितना पैसा यूज कर रही है आपका? 1210 रुपए। तो उस पे अब वो इंटरेस्ट देगी 10% का, तो वो हो जाएगा 121। पुराना कितना? 1210। तो ये कितना होगा? 133। अगले साल में पूरा 1331 यूज कर रहा हूं आपका, तो उस पे मैं इंटरेस्ट दूंगा 133, और ये हो जाएगा 1333, सॉरी 1। तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, तो अब चौथे साल तक आपका अमाउंट कितना बनता है? 4 6 4 1। और 5वें साल भी मैं पूरा का पूरा 1464 रुपए यूज कर रहा हूं, तो 146.4 देना बनता है। मैंने कितना यूज किया? 1464.00। तो 0.40, 6 और 4 10,
चार चार 10 और एक 11, 4 2 6 और ये हो गया 1610। एक बार मैं टोटल कर लेता हूँ। दैट 1610.40। क्या पांचवें साल में आपको पैसा मिलेगा? हाँ, पांचवें साल में आपको पैसा मिल रहा है। यहाँ पे क्या होगा, पांचवें साल में आपको 1000 रुपए भी वापस मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट। तो कैश फ्लोज देखो, यहाँ पे हर साल में 100-100 रुपए मिल रहा है, और यहाँ पे सीधा 0 पॉइंट पे इन्वेस्ट करने के बाद में पांचवें साल में आपको पैसा मिल रहा है, दैट इज 1610.40 रुपए। आपको बीच में कहीं पे भी कैश फ्लो नहीं हुआ, कोई कैश फ्लो नहीं हुआ आपको, और ये आपको हर जगह कैश फ्लो हुआ, क्योंकि आपको पहले ही पैसा दे दिया गया था इस केस में से। तो बैलेंस बैंक के पास सिर्फ 1000 रुपए बचा था यूज करने के लिए, तो वो जितना यूज करेगी उस पर इंटरेस्ट देगी। यहाँ पे भी कंसेप्ट सेम लागू होता है, जितना यूज करेगी उस पर इंटरेस्ट देगी। ये जो केस है ना, इसमें क्या हुआ पता है, फर्स्ट ईयर में आपको 1000 पे इंटरेस्ट मिला, सेकंड ईयर में आपको प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिला ही मिला, आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिला। ये 100 रुपए पे भी 10% लगा है आपका। आ रहा समझ में कुछ? सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इज नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल प्लस प्रीवियसली अर्नड इंटरेस्ट। जो पहले भी कमाया हुआ इंटरेस्ट है उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि आपको बीच में पैसा दिया ही नहीं गया। तो दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग एंड कंपाउंडिंग। यहाँ 100-100 रुपए मिला आपको, कितना हुआ, 100, 200, 300, 400, 500, 500 और क्या 1000, 1500 रुपए हुआ टोटल यहाँ पे, बिना कंपाउंडिंग के। लेकिन कंपाउंडिंग के साथ 1610.40 रुपए होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि ये 100 रुपए मैंने मेरे पास ही रख लिया था, तो उस पर भी इंटरेस्ट देना बनता है। कंपाउंडिंग इज नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो आप कुछ चीजें इसमें नोट करो, फिर फॉर्मूला देखते हैं कैसे निकाला था हमने। कंपाउंडिंग इज इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल सम प्लस प्रीवियसली अर्न्ड इंटरेस्ट, है ना। अच्छा, हमने निकाला क्या था इसका, आप फॉर्मूला देख लो कैसे निकालते हैं। आपको जब भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ कंपाउंडेड अमाउंट कितनी है या कितना आपका इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, तो ऐसे आप ऐसे डायग्राम थोड़ी बनाते बैठोगे, इतना टाइम नहीं रहता वहां पे, सिर्फ 1-2 मिनट मिलता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दो चीजें इसमें ध्यान रखो। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं मैं आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना मिला, इन्वेस्ट कितना किया था, 1000 रुपीज, टोटल कितना हुआ 1610.40, यानी 610.40 क्या है, इंटरेस्ट की वैल्यू है। 1610.40 माइनस दैट इज 610.40, ये कहाँ से आया, ये जो कंपाउंड अमाउंट है, ध्यान दो, ये जो अमाउंट है ना इसको बोलते हैं कंपाउंड अमाउंट, क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, माइनस प्रिंसिपल जितना आपने इन्वेस्ट किया था। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब कंपाउंड अमाउंट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला देखो, प्रिंसिपल अमाउंट, ये प्रिंसिपल 1000 का, ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय n टू द पावर t। अब मैं यहां ले लेता हूं CA मतलब कंपाउंड अमाउंट, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, N मतलब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर, एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा है, कितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा है, और ये T, ठीक है। वेट 1 सेकंड। तो T यानी नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया। अब ध्यान दो,
हमारी कंपाउंडिंग साल में कितनी बार हो रही थी? सिर्फ एक ही बार हो रही थी, क्योंकि एक ही बार साल में इंटरेस्ट मिल रहा था आपको। तो अब मैं आंसर निकालता हूँ। प्रिंसिपल था 1000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लिखना है पॉइंट यानी डेसिमल्स में। जैसे 10% है तो 0.10, 20% है तो 0.20। साल भर में सिर्फ एक ही बार कंपाउंडिंग हो रही थी। टू द पावर, अच्छा टू द पावर आप उसको ऐसे लिखना, एन टी, एन टी। सो एन कितना था 1 और ईयर कितने थे 5। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ इक्वेशन को। 1.1 इंटू 2 3 4 5, सो दैट गोज टू 1610.51, जो कि वो वाली वैल्यू है जो हमारी आखिरी है। बस ये जो 0.40 और 0.51 है उसके बीच का डिफरेंस, ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, बाकी तो अमाउंट आपकी सेम आ रही है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द कंपाउंड अमाउंट। ये फॉर्मूला बस भूलना नहीं। सो बेसिकली इस लेक्चर से आपको जो उठाना है एज अ होल कंसेप्ट इज दिस फॉर्मूला, कि ये फॉर्मूला का मतलब कैसे और कैसे इंटरेस्ट निकाला गया। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता जाता है एंड देन you go on with this value. So compounding is always better than simple interest, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसमें हर साल प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट मिलता है और इसमें इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। सो दिस इज इट, दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द कंपाउंड अमाउंट। कभी भी आगे क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज इट। सिचुएशन में आपको ऐसा कभी नहीं आएगा कि प्रिंसिपल वर्ड यूज नहीं होगा, कंपाउंड अमाउंट वर्ड यूज नहीं होगा। आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है और फिर देखना है कि क्या ये वही चीज निकालने बोल रहा है हमको जो कंपाउंड अमाउंट वाला कंसेप्ट बोलता है। सो इस कंपाउंड इंटरेस्ट वाले कंसेप्ट से आप दो चीज निकाल सकते थे। कंपाउंड अमाउंट आपने सबसे पहले निकाला और उसको अगर आप प्रिंसिपल में से माइनस कर दोगे तो यू विल गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो दिस इज इट, दिस इज द एंटायर थिंग इन द लेक्चर। हाँ, फ्यू थिंग्स यू शुड नोट डाउन। अगर आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोला था कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर, 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग। दोज हु अंडरस्टैंड्स इट विल अर्न money, those who doesn't will pay. So this is what the Albert Einstein says. तो अगर आप मेरी बात भी नहीं मान रहे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात तो मानो and start investing right now, because compounding has a very large impact on your investment. आप सोच भी नहीं सकते कि आपका 1,00,000 रुपए कैसे 15 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो सकता है। जब आगे आने वाले चैप्टर्स आएंगे जिसमें हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी आने वाले चैप्टर्स हैं आगे, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कंपाउंडिंग हमको हेल्प करता है। दीज आर द बेसिक्स दैट यू आर गोइंग टू यूज इन द कमिंग चैप्टर्स। सो जस्ट बी क्लियर विद इट एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट feel free to ask me. So let's move on to the next lecture and with the next concept, next topic. So it's a bye bye from me now. सो दिस इज द सेकंड लेक्चर फॉर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अब इसमें हम देखेंगे कि कंपाउंडिंग अगर 1 साल से कम होती है तो कैसे आंसर्स निकाला जा सकता है या क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन लेते हैं। मान लो ये है आप और ये हूं मैं, दैट इज बैंक। आपने मेरे पास 1000 रुपीज दिए, इन्वेस्ट किए, ठीक है। ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, सिर्फ 3 साल लेते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10% पर एनम, है ना। अब चीजें देखो कितनी बदलती है और आंसर्स कैसे बदलते हैं। फर्स्ट, कंपाउंडिंग ईयरली बेसिस पे हो रही है। ईयरली बेसिस पे हो रही है यानी साल में सिर्फ एक बार कंपाउंडिंग हो रही है, मतलब एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा साल में, ठीक है। तो 1000 पे कितना 10%, 100 रुपए, है ना। अब ये कंपाउंडिंग है मतलब अगले साल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, यानी यहां पे कितना हो गया था आपका 1100 रुपए, उस पे 10% हो जाएगा 1121 रुपए, 221 सॉरी,
1210 और उस पे इंटरेस्ट 1331, यानी साल में सिर्फ एक बार। तो उसको आप फॉर्मूले के रूप में कैसे निकाल सकते हैं? कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू, हम अमाउंट निकालेंगे, इंटरेस्ट तो निकालना बहुत इजी है। प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय एन टू द पावर एन टी। ध्यान देंगे, पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट की है, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ना एन बोले तो क्या साल में कितनी कंपाउंडिंग हो रही है, एक साल में कितनी कंपाउंडिंग हो रही है। डजंट मैटर आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया या 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया या 50 साल के लिए इन्वेस्ट किया, एक साल में कितनी कंपाउंडिंग हो रही है। प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया 1000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, कंपाउंडिंग साल में एक बार, कंपाउंडिंग एक बार इंटू 3 साल। तो देखो तो ये आपका आंसर आएगा 1000 इंटू 1.331, दैट गोज टू 13331। अच्छा ध्यान देना, ये जो ब्रैकेट है ना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 0.1 डिवाइड बाय 1 इज 0.10 प्लस 1, यानी 1.1 टू द पावर 3 दिख रहा है ना आपको। तो 1.1 टू द पावर 3 कैसे सॉल्व करते हैं? 1.1 कैलकुलेटर पे रखा तो एक बार तो आ गया, 3 बार करना टोटल, एक बार आ गया, इनटू इक्वल टू दबाओगे तो दूसरी बार, फिर से आप अब इक्वल टू दबाओगे तो तीसरी बार आंसर आ जाएगा। देखो 1.1 इंटू इक्वल टू, तो ये आ गया 1.21 सेकंड टाइम वाला, फिर इक्वल टू 1.331, ये आप यहाँ यूज करोगे, फिर इक्वल टू दबाओगे चौथे साल का, फिर इक्वल टू दबाओगे पांचवें साल का, और ऐसे आते जाएगा। इट्स नथिंग बट 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1। एक बार तो आप रख चुके थे, इंटू इक्वल टू दबाया आपने तो ये सेकंड टाइम आया, और फिर से इक्वल टू दबाया तो ये थर्ड टाइम आया आपका। अब दूसरा ले लो, मान लो कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है, या आप उसको बोल सकते हो सेमी एन्युअली। तो क्या होगा? सेमी एन्युअली हो रही है तो कंपाउंडिंग में आपको इंटरेस्ट हर 6 महीने में मिलना चाहिए, हर 6 महीने में मिलना चाहिए, हर 6 महीने में मिलना चाहिए। यानी लेकिन 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ना। अब 10% तो पर एनम है, 6 महीने का कितना हुआ? 5% हो गया। तो 1000 पे 5% कितना? 50 रुपए। अब अगले 6 महीने में किस पे इंटरेस्ट मिलेगा? ये फर्स्ट केस, सेकंड केस लग रहा हूं। यहां आपको कितना? 1050 हो गया, 1000 प्रिंसिपल 50 इंटरेस्ट। अब इस पे 5% और मिलेगा अगले 6 महीने में, तो वो हो जाएगा 1102.50। उस पे 5% मिलेगा अगले 6 महीने में, 1157.63, और उस पे 5% मिलेगा अगले 6 महीने में, और ऐसे कहानी शुरू रहेगी। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना अमाउंट आपको मिलेगा? सिंपल फॉर्मूला, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय एन टू द पावर एन टी। प्रिंसिपल था 1000 रुपीज, 1 प्लस 0.10 डिवाइड बाय एन। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी है? कितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा है? साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रहा है, क्योंकि हाफ ईयर के साल में 2 पीरियड आते हैं, 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है साल भर में, टू द पावर 2। और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। क्योंकि अब क्या हो गया, नंबर ऑफ पीरियड कितने हो गए? अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है तो नंबर ऑफ पीरियड 2 इंटू 3 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। 0.10 डिवाइड बाय 2, 0.10 डिवाइड बाय 2 क्या हुआ? 5%, यानी 6%, 6 महीने का इंटरेस्ट। तो ये आपका दिखेगा 1000 इंटू 1.3401, दैट्स नथिंग बट 1340.10। देख सकते हो, अगर ईयरली कंपाउंडिंग हो तो आपको 1331 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन कंपाउंडिंग का पीरियड और कम कर दिया गया, यानी नंबर ऑफ पीरियड कंपाउंडिंग जितनी बड़ी है, यहाँ 3 बार कंपाउंडिंग हो रही थी, यहाँ 6 बार कंपाउंडिंग हो रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा मिल रहा है। यहाँ तो 3 साल बाद 1331, यहाँ 3 साल बाद 1340। यानी आप इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो? कंपाउंडिंग पीरियड जितना कम होगा या कंपाउंडिंग जितनी ज्यादा बार होएगी, उतना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता जाएगा आपको। थर्ड आइटम ले लो, कंपाउंडिंग क्वार्टरली।
अच्छा, क्वार्टरली कंपाउंडिंग करते हो तो कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + r/n⁻⁷ प्रिंसिपल 1000 रुपीज 1 + 0.10। अच्छा डिवाइड बाय, अच्छा क्वार्टरली अगर आप करते हो तो हर 3 महीने में करोगे। 3 महीने 6, 3 महीने 9 और 3 महीने 12। साल भर में कितनी कंपाउंडिंग हो रही है? 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है। तो साल भर का रेट 2.5% आ जाएगा। 4 इंटू साल है 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। 0.10 डिवाइड बाय 4, 0.10 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिंपल सी बात है, अगर इसका निकालना ना टू द पावर 12, ये कैसा आ रहा होगा आपका 1.025 टू द पावर 12। तो क्या करना मैं बताता हूँ, वन टेबल कैलकुलेटर में रखना 1.025। एक बार तो हो गया। अब सिर्फ आप पहले दबाना इनटू इक्वल टू, तो ये दूसरी बार हो गया। अब सिर्फ इक्वल टू दबाओ तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी, छठवीं, सातवीं और 12वीं बार तक आपका अपने आप आंसर आ जाएगा इंटू 1000। सो इट गोज टू 1344 रुपए 89 पैसे। देखो, और कंपाउंडिंग मैंने बढ़ा दी, मतलब अब कंपाउंडिंग का पीरियड छोटा कर दिया तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग बढ़ गई 3 साल में। अब 3 साल में 12 बार कंपाउंडिंग हो रही है। 6 बार कंपाउंडिंग हो रही थी, 3 बार कंपाउंडिंग हो रही थी, 12 बार कंपाउंडिंग हो रही, तो और 4 रुपए से आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो अब देखिए, फोर्थ हम लेते हैं और कंपाउंडिंग कम करते हैं। पहले साल भर था, फिर 6 महीने, फिर 3 महीने। अब हम मंथली कंपाउंडिंग करके देखते हैं। मंथली यानी 12 बार कंपाउंडिंग होगी। तो कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी 1000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10। अब 12 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो डिवाइड बाय 12 टू द पावर 12 इंटू 3। तो अब देखो, ये आपका ऐसा आएगा 1000 इंटू 0.10 डिवाइड बाय 12 इंटू, सॉरी 0.10 डिवाइड बाय 12 प्लस 1.00833 टू द पावर 36। अब कैसे निकालोगे? 36 टाइम आपको इक्वल टू दबाना पड़ेगा इस पे कैलकुलेटर पे। क्या कोई दूसरा अल्टरनेटिव है? हाँ है। कैसे निकाला जा सकता है मैं बताता हूं। कोई भी वैल्यू हो, 1.08333 टू द पावर 36 हो या कोई भी और वैल्यू हो, कैलकुलेटर पे रखो 1.0833, जो अंदर की वैल्यू है, बेस वैल्यू जिसको बोलते हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट वाला बटन है आपके कैलकुलेटर पे, उसको दबाने का 12 टाइम्स, 12 बार दबाने का। और कोई बटन नहीं दबाना। 12वें बार जब आप स्क्वायर रूट का बटन दबाओगे रुक जाना। उसके बाद नेक्स्ट बटन सीधा माइनस वाला दबाना और फिर 1। जैसे ही 1 दबाया रुक जाना, इक्वल टू वगैरह कहीं नहीं दबाना, मल्टीप्लाइड बाय, अब जो भी पावर में है यानी कि 36, यानी कि ये जो भी पावर में है, टू द पावर जो बोलते हैं ना हम 36, तो जो भी पावर में मल्टीप्लाइड बाय 36। जैसे ही 36 दबाया उसका अगला बटन होना चाहिए +1 और उसके बाद अगला बटन होना चाहिए मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू। जैसे इक्वल टू दबाया वापस मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू, वापस मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू, वापस मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू। कितनी बार? टोटल में 12 टाइम्स। चलो तो मैं करके देखता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू 36 +1 इंटू इक्वल टू 1 इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो इट गोज टू, अच्छा कुछ तो गलती कर दी, 1.00833। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू 36 +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.348 ये वैल्यू है। यही आएगी अगर आप ये वाला मेथड भी फॉलो करोगे तो। सो इट गोज टू 1348 कंपाउंड अमाउंट। आया कुछ समझ में? धीरे धीरे जैसे जैसे कंपाउंडिंग का पीरियड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वैल्यूज बढ़ती जा रही है। अब हम लास्ट वाला सॉल्व करते हैं, कंपाउंडिंग डेली 365 दिन। नाउ
कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू 1000 रुपीज का प्रिंसिपल 1 प्लस 0.10 डिवाइड बाय 365 टू द पावर 365 इंटू 3। अब कैसे सॉल्व करोगे? ये आता है आपका 1000 इंटू 1.000273 या 274 टू द पावर 1095। सिंपल। ये जो 1.000274 टू द पावर 1095 है उसको भी ऐसे ही सॉल्व करो। 1.000274 12 बार आपने स्क्वायर रूट दबाया, -1 किया, मल्टीप्लाइड बाय 1095 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। सो लेट्स सी क्या आंसर आता है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू 1000 1349.74। सो अब आपका बहुत कम आ रहा है, यानी 1349.74 और 1348 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे आप फर्स्ट टाइम जब कंपाउंडिंग आपने 12 से 6 में की तो बहुत कम पीरियड हो गया था, है ना। तो 31 से सीधा 40 9 रुपए का डिफरेंस, 40 से 44 4 रुपए का डिफरेंस, 44 से 48 4 रुपए का डिफरेंस, और फिर यहाँ पे 1 ही रुपए का आपका डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है क्योंकि पीरियड आपका कम कम होते जा रहा है। एक ऐसे ही आप लास्ट सॉल्व कर सकते हैं कंपाउंडिंग, और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये आपको काफी काम आएगा आज भी और अगले लेवल पे भी आपके कोर्स के। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग मतलब दिन में भी हमेशा कंपाउंडिंग हो रहा है, एक दिन नहीं, एक दिन के अंदर भी विद इन सेकंड्स, विद इन मिनट्स ये कंपाउंडिंग हो रहा है। तो इसके लिए आप कैसे यूज कर सकते हो? आप इसके लिए कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वो है ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट, और इसकी कांस्टेंट वैल्यू ऑलरेडी डिराइव्ड है बाय अ थ्योरी, ठीक है, वो है 2.7183। इट्स नॉट दिस मच, ये एक्चुअल में वैल्यू कितनी पता है? 2.71828345678910 और जो भी बहुत कुछ तो भी ऐसा बहुत सारा है। कितने डेसिमल्स है यहाँ? मैंने कितना डेसिमल लिए? 4। एक्चुअल में कितने डेसिमल है? कुछ तो 336 या 100 के ऊपर डेसिमल्स है उसके। सो वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर कैलकुलेशन टू द टू 4 डेसिमल्स ओनली। ये कांस्टेंट वैल्यू, जब भी कभी ई की वैल्यू लेना पड़ा ना कहीं पे भी, तो वो हो गई 2.7183। तो अब ये कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल, कंपाउंड अमाउंट इंटू प्रिंसिपल या इंटू ई टू द पावर आर टी, खत्म। अब आपको नंबर ऑफ कंपाउंडिंग लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा फॉर्मूला आपका वापस बदल गया। ये हो जाएगा ऐसे, प्रिंसिपल है 1000 इंटू ई टू द पावर 0.10 ले लो, और टाइम कितना है? 3 साल का है आपके, है ना। तो ये देखो 1000 इंटू ई टू द पावर 0.30, यानी कि अब क्या हो गया मालूम है? 1000 इंटू ई टू द पावर 2.7183 टू द पावर 0.30। ई की वैल्यू कितनी? 2.7183। अब उसको भी मैं इसी तरह से सॉल्व कर रहा हूं। 2.7183 कैलकुलेटर पे रखूंगा, 12 बार स्क्वायर रूट एंड देन सेम प्रोसीजर। ये आता है आपका 1000 इंटू 1.3498 या 99 बोल लो। सो दिस वैल्यू विल बी 1349.90। बहुत कम डिफरेंस है आपकी डेली कंपाउंडिंग और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में, सिर्फ पैसों का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ 74 आ रहा है, यहाँ 90 आ रहा है, दैट्स इट, नो बिग डील। इससे बड़ा और कोई नहीं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एंड कंपाउंडिंग। जो हमने निकाला इन सब में वो है कंपाउंडिंग अमाउंट। अगर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चाहिए तो सारी कंपाउंडिंग अमाउंट्स में से आप
प्रिंसिपल की वैल्यू माइनस कर दो एंड यू विल गेट द आंसर. सो दिस इज इट. दिस इज इनफ फॉर द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर with a new concept. Bye bye.